फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास है मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एंड आप लोग काफी दिनों से कह रहे थे कि दीदी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आज की क्लास में हम लोग वही करने वाले हैं। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की बहुत ही अमेजिंग तैयारी होने वाली है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ, वैसे तो तुम लोगों को नाम सुनकर ही समझ आ रहा होगा। इस चैप्टर में तुम्हें इलेक्शन के पूरे सिस्टम के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा। थोड़ा तो तुम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में समझ रखा है इलेक्शन के बारे में, पर अब तुम लोग थोड़े से इतने से बड़े हो गए हो तो अब तुम्हें इन डिटेल और भी बहुत सारी चीजें इलेक्शन के बारे में बताई जाएंगी। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक बहुत ही कूल सा एक एग्जाम्पल दे रखा है। आपसे बोल रखा है कि आप लोगों ने डेफिनेटली चेस खेल रखा होगा, ठीक है, या फिर अगर चलो चेस नहीं खेला तो फिर क्रिकेट, फुटबॉल कुछ तो खेला होगा ना। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि हर एक गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और अगर रूल्स हटा दे तो फिर उस गेम में मजा नहीं आता है ना, और अगर रूल्स बदल दे तो पूरा का पूरा गेम ही बदल जाता है। एक और चीज देखी होगी तुमने, अक्सर गेम्स में क्या होता है, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर होते हैं। हर एक गेम में कोई ना कोई अंपायर होता है जनरली, जिसके थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं कि गेम में कोई गड़बड़ ना हो, है ना, कोई मतलब पार्शियलिटी या करप्शन ये सारी चीजें ना हो। तो दो चीजें तुम लोगों ने स्पोर्ट्स में नोटिस करी होंगी कि अगर हम रूल बदल देते हैं तो पूरा का पूरा गेम ही बदल जाता है। एंड जनरली अंपायर्स होते हैं जो इस चीज को चेक करते हैं कि गेम में कोई चीटिंग वगैरह ना चले। ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्शन में भी होता है। तो इलेक्शन में भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं और अगर हम इलेक्शन के रूल्स को बदल दें तो पूरा इलेक्शन का गेम ही चेंज हो जाता है। एंड ये भी देखना जरूरी है इलेक्शन में कि करप्शन ना हो या कोई गलत प्रैक्टिस ना हो। तो ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंट्री के लिए, पूरा इलेक्शन का काम हम लोग सिर्फ अपने गवर्नमेंट के हाथ में नहीं डाल सकते। हम लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन डिटेल लिखा है कि इलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, इलेक्शन के बेसिक रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हैं एंड इनके बारे में कुछ कुछ तुम्हें इस चैप्टर में भी बताया जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा, आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ आ जाएंगी, जल्दी से वो देखते हैं। पॉइंट 1, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको समझ आएगा कि इलेक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इलेक्शन करने के। नेक्स्ट और क्या समझ आएगा तुम्हें, आप लोगों को ये समझ आएगा कि हमारी कंट्री में हम लोग किस टाइप का इलेक्शन सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यह भी समझ आएगा कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आपको इस चैप्टर में समझ आएगा। एंड चैप्टर के एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की क्या जरूरत है। रिफॉर्म मतलब बदलाव, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोग अपने इलेक्शन के सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग इस चैप्टर में इन डिटेल समझने वाले हो। ओके, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या हम लोग एक ऐसी डेमोक्रेसी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर इलेक्शन ही नहीं होते? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, हम लोग कोई एक ऐसी डेमोक्रेसी नहीं बना सकते जहां पर इलेक्शन नहीं होते। वैसे तो इस क्वेश्चन को इन डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, पर हाँ, 1 वर्ड में आंसर है नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या ऐसा हो सकता है किसी कंट्री में
कि वहां पर डेमोक्रेसी ही नहीं है, पर वो लोग फिर भी इलेक्शन करा रहे हैं। तो इसका वन वर्ड आंसर है यस। अक्सर ऐसी कंट्रीज जहां पर डिक्टेटर्स होते हैं या राजा रानी होते हैं, वो लोग इलेक्शन कर देते हैं बस ऐसे ही दिखावे के लिए कि देखो जनता तो हमें पसंद करती है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कहीं पर डेमोक्रेसी ना हो पर फिर भी इलेक्शन हो रहे हो। तो ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको नो और यस में आंसर बता दिया। अब थोड़ा सा और इन डिटेल इन दो क्वेश्चंस को समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या था, फिर से दिखाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहे हैं कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या हम लोग डेमोक्रेसी रख सकते हैं बिना इलेक्शन के। तो जो पहला क्वेश्चन है ये सुनकर हमें समझ आता है कि नहीं, इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन के बिना कंट्री क्यों नहीं चला सकते हम। आप इमेजिन करो कि चलो हम इलेक्शन नहीं कर रहे और कंट्री के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हम सब ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ मीटिंग रखनी पड़ेगी। तो खुद सोचो क्या ये पॉसिबल होगा कि इंडिया के सारे लोग एक जगह एक टाइम पर साथ में इकट्ठे हों, बैठे और फिर वो इंडिया के लिए डिसीजन मेकिंग करें। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंडिया जैसी इतनी डाइवर्स और इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। हम सारे लोग तो मिलजुल कर एक जगह नहीं बैठ सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं एंड वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंट्री के लिए अलग अलग रूल्स, डिस्कशन, डिबेट्स, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इसीलिए इलेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग डायरेक्टली जाकर इन्वॉल्व हो जाए डिसीजन मेकिंग में। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो जैसे बहुत पहले ग्रीस में ऐसा होता था कि जो सारे सिटीजन्स हैं वो लोग साथ में मिलके अपने लिए डिसीजन मेकिंग करते थे, तो इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। थोड़ा और रिलेटेबल एग्जांपल देती हूं मैं आपको। जैसे हमारे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ग्राम सभा का जो सिस्टम है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है काफी हद तक। ग्राम सभा में क्या होता है, विलेज के सारे लोग साथ में बैठकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। पर अब अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, ठीक है, या फिर एक बड़े लेवल पर इलेक्शन की बात करें, तो ऐसे में तो बहुत बड़े नेशनल लेवल पर तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग साथ में मिले और डिस्कशन करें और डिसीजन मेकिंग करें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उस टाइप की डेमोक्रेसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सारे सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट क्या है? एक इस टाइप की डेमोक्रेसी जहां हम लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस रहता है जिससे हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर तुम लोगों को इलेक्शन का डेफिनेशन दे रखा है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस जिससे हम सारे सिटीजन्स मिलकर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इलेक्शन तक तो सबको कूल है, चिल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं ये देखते हैं। तो जब इलेक्शंस होते हैं ना, जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिटीजन्स का एक लिमिटेड रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, है ना। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% डिसीजन मेकिंग हम ही कर रहे हैं, पर फिर भी डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल सिटीजन्स का भी होता है, पर हमारा एक लिमिटेड रोल होता है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव हमारे सारे डिसीजन मेकिंग को करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को इलेक्शन क्या है वो समझा दिया गया है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ये सारी चीजें भी आपको समझा दी गई हैं। अब आपको याद है क्या, थोड़ी देर पहले हमने एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करा था ना। क्या था दूसरा क्वेश्चन? क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह डेमोक्रेसी ही नहीं है पर फिर भी वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं,
ठीक है, कैसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहां डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। याद रखना, सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते। थोड़ा सा मतलब वो करो फ्लैशबैक, ठीक है, थोड़ा सा याद करो कि आप लोगों ने क्लास 9th में कुछ पढ़ा था। क्लास 9th में आपका एक चैप्टर होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी अलग अलग कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है पर फिर भी इलेक्शन चल रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल आपको याद हो तो आपको मेक्सिको के बारे में बताया जाता है कि मेक्सिको में एक पार्टी थी जो करप्शन करके बार बार इलेक्शन में जीते जा रही थी। तो ऐसे में उस कंट्री में डेमोक्रेसी तो नहीं थी पर इलेक्शन फिर भी हो रहे थे। ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन कराती हैं। और जनरली पता है, ऐसी कंट्रीज जहां पर राजा रानी होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, वो लोग जानबूझ के इलेक्शन कराते हैं क्योंकि उनके ऊपर ना एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि भाई तुम डेमोक्रेसी लगाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, उस इंटरनेशनल प्रेशर को टैकल करने के लिए जबरदस्ती इलेक्शन करा देते हैं और दिखाते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता तो मुझे ऑलरेडी पसंद करती है। तो अक्सर हमने देखा है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर फोकस करो तुम लोग। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने ये समझ लिया कि चलो यार ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक भी होते हैं, इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक भी होते हैं, है ना। पर देखो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन ज्यादा बेटर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कंट्री में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक ही हो? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये देख पाए कि कंट्री में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक हो? तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, आप देखोगे कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने इलेक्शन के बेसिक रूल्स को संविधान में लिख दिया है। तो अक्सर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, उनके पास एक बहुत ही अच्छा सा संविधान होता है जिसमें बेसिक रूल्स लिखे हुए होते हैं इलेक्शन के। ठीक है, अब इन बेसिक रूल्स में क्या क्या आ जाता है वो देखते हैं। तो बेसिक रूल्स में आ जाता है कि हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन कौन वोट दे सकता है उस कंट्री में। नेक्स्ट, और क्या लिखा हुआ होता है संविधान में, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, इन इलेक्शंस को सुपरवाइज कौन करेगा, इन इलेक्शंस के ऊपर नजर कौन रखेगा। नेक्स्ट, जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे, और ये जो इलेक्शन होगा इस इलेक्शन में वोट्स को कैसे काउंट किया जाएगा, पूरा सिस्टम क्या रहेगा जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। ये सारी चीजें जनरली हम लोग अपने संविधान में लिखकर रखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है आपको ये बताया जाएगा इस टॉपिक में। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा थोड़ा बहुत कि बाकी कंट्रीज में इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे चैप्टर में आने वाली हैं। ठीक है, तो अक्सर जब हम लोग इलेक्शन सोचते हैं ना दिमाग में, तो हमें लगता है कि इलेक्शन में क्या है, एक ही तरीका होता होगा, वोट दो, जिसको मेजॉरिटी मिल गई वो जीत गया, है ना। इसमें कैसे अलग अलग तरीके हैं? तो बिल्कुल है। आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में अभी बताया ना मैंने कि जैसे आप अगर किसी गेम में रूल बदल दो तो पूरा गेम बदल जाता है, तो वैसे ही अगर आप इलेक्शन का सिस्टम बदल दो तो इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बदल जाता है। डिपेंडिंग ऑन उस कंट्री में किस टाइप का इलेक्शन का सिस्टम चल रहा है, अलग अलग टाइप के पार्टीज को फायदा मिलता है। कुछ टाइप के इलेक्शन के सिस्टम में क्या होता है, स्मॉलर पार्टीज के लिए आसान होता है जीतना। कुछ टाइप के इलेक्शन के सिस्टम में क्या होता है, लार्जर पार्टीज के लिए आसान होता है जीतना। तो डिपेंडिंग ऑन तुम लोग किस टाइप के इलेक्शन के रूल्स रख रहे हो, कंट्री का पूरा सेटअप बदल जाता है। ठीक है, चलो, तो यही बताया जा रहा है आपको यहाँ पर। अक्सर हमें लगता है कि इलेक्शन का एक ही तरीका है, पर ये सच नहीं है। अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग वोट दे सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू वोट और प्रेफरेंसेस को काउंट किया जाता है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के मेथड को हम यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी में सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग एक सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहला टाइप का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो डिस्कस करने वाले हैं, और उस सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहले तो इसके नाम को समझ लेते हैं, फिर यहाँ ये डेटा वेटा देखने आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या मतलब है? मान लो कहीं पर एक पोस्ट लगा हुआ है,
या मान लो कोई एक फ्लैग या कुछ भी रखा हुआ है, तो जो भी बंदा इस पोस्ट को सबसे पहले पार करके आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये होता है कि मान लो 10 पार्टीज खड़ी हैं इलेक्शन में, ठीक है, तो जिस भी पार्टी को बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिल जाएंगे वो पार्टी जीत जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पार्टी जीत रही है उसके हाथ में मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं, नहीं, कोई पार्टी 25% वोट के साथ भी जीत सकती है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाकी जो पार्टीज है ना रेस में उनके वोट 25 से भी कम होने चाहिए, तभी ये 25% वाली पार्टी जीत पाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपके पास बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट है, फर्क नहीं पड़ता वो जितना भी नंबर हो, 20 हो, 25% हो, 35 हो, 40 हो, अगर आपके पास बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट है तो आप जीत जाओगे, इतना ही है। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक और चीज होती है कि आपको जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है ना, वो परसेंटेज और आपको जो सीट मिलती है, सीट के नंबर का परसेंटेज मैच नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1984 के इलेक्शन का डेटा है। 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को 48% लोगों ने वोट करा था। अब सुन के लग रहा है कि अगर कांग्रेस को 48% लोगों ने वोट करा था तो फिर कांग्रेस को 48% सीट भी मिलनी चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। ठीक है, उस टाइम पर कांग्रेस को 48% वोट मिले, पर कांग्रेस को सीटें कितनी मिलती है, 415 सीट्स, विच इज समवॉट इक्वल टू 80% सीट्स। तो हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक और चीज है, ये याद रखना, वोट का परसेंटेज और सीट का परसेंटेज मैच नहीं होता। जनरली जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं उस पार्टी के हाथ में सबसे ज्यादा सीट्स भी चली जाती हैं। ठीक है, एंड ये परसेंटेज मैच नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, अगर आप ये पूरा डेटा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वोट्स और सीट्स बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। बीजेपी को कुछ 7% वोट्स मिले और सीट सिर्फ 2 मिले। ठीक है, तो ऐसे अगर आप एक एक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट्स और सीट का जो परसेंटेज है वो मैच नहीं होता है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी और चीजें बता रखी हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं इस सिस्टम में, हम अपने पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया में इलेक्शन चल रहा होता है, मान लो ये अपना पूरा इंडिया है, हम लोग इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं एंड इन छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग इलेक्शन कराते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे हम अपने कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है एंड जिस भी कैंडिडेट के पास बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स रहेंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अब याद रखना, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि इस सिस्टम में हमें मेजॉरिटी वोट्स की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए किसी पर्सन को 50% से ज्यादा वोट की जरूरत है। कोई पर्सन 40% या 30% से भी इलेक्शन जीत सकता है अगर उसके साथ जो पार्टीज खड़ी हैं उनके पास इससे भी कम वोट हो तो। ठीक है, तो मान लो कोई एक पार्टी है, पार्टी ए, उसके पास 40% वोट है और बाकी जितनी पार्टीज हैं उनके पास 40 से कम वोट्स हैं, 30 है, 10 है या मतलब 5 है, ऐसा है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो ए पार्टी है वो जीत जाएगी। इसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे कांग्रेस के साथ भी तो अभी ऐसा ही हुआ ना, कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट थोड़ी था, 48 ही था, पर फिर भी इतनी ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत गई 1984 के इलेक्शन में। चलो, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज याद रखना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर पूछ लें, ठीक है, कि प्लूरैलिटी सिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो,
तो ऐसे घबराना नहीं है कि ये क्या है, बाकी सब तो पढ़ा था, प्लूरैलिटी सिस्टम नहीं पता क्या, क्या घबराना नहीं है, दोनों सेम है, दूसरा नाम है ये, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी समझा दी है, पर हाँ मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को 50% वोट तो नहीं मिले, पर फिर भी कांग्रेस के पास बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स थे, तो इसीलिए कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है। एक और चीज, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लूजिंग कैंडिडेट के पास जितने भी वोट होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे कांग्रेस के पास 48% वोट थे, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस को मैक्सिमम सीट्स तो कांग्रेस को ही मिल गए। अब जो बाकी पार्टीज थी उनको कुछ कुछ सीट्स तो मिली, पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उनके जो वोट्स हैं वो वेस्ट में चले गए हैं, ठीक है। तो जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उनको जितने वोट्स मिलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि वो सारे वोट्स वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। चलो तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जा रहा है कि मान लो एक पार्टी है, उस पार्टी को सिर्फ 25% वोट मिला, तो ऐसे में भी ये पार्टी जीत सकती है, प्रोवाइडेड कि बाकी जो पार्टीज हैं इलेक्शन के रेस में उनको 25 से भी कम परसेंट मिले हुए होंगे, ठीक है, तभी वो पार्टी जीत पाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए आपको इजराइल के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये सिस्टम फॉलो करा जाता है, इसे हम लोग शॉर्ट में पीआर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो पीआर सिस्टम में क्या होता है, इसके नाम में है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो जैसा नाम से लग रहा है ऐसा ही होता है सिस्टम में, जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहा है लगभग उतनी ही सीटें मिलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह कि कांग्रेस को 40% वोट मिले पर सीटें 80% मिल गई, ठीक है। पीआर सिस्टम में उल्टा होता है, पीआर सिस्टम में होता है कि अगर आपको 40% वोट मिल रहे हैं तो आपको सीटें भी 40% ही मिलेंगी, ओके। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है। तो ये आपको इजराइल का थोड़ा डेटा दे रखा है ताकि आपको आइडिया लगे। तो ये अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, ये बहुत ही अलग अलग नाम है, आप लोग पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो आप डेटा के ऊपर फोकस करो। तो ये जो पार्टी है, इस पार्टी को 23% वोट मिले और सीट कितने मिले, 30 सीट मिले, तो लगभग परसेंटेज ऑफ सीट और परसेंटेज ऑफ वोट मैच करेगा। जैसे कांग्रेस के साथ हो रहा था वैसा नहीं है, यहाँ पर अगर 23% वोट मिल रहा है तो सीट भी अराउंड 23% ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पीआर सिस्टम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पीआर सिस्टम में कह रहे हैं कि पीआर सिस्टम का एक फायदा क्या है, जो स्मॉलर पार्टीज है ना उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। पर एक रूल होता है इजराइल के पीआर सिस्टम में, एक रूल होता है कि एक पार्टी को मिनिमम 3.25 वोट्स मिलने चाहिए तभी उसे सीट देंगे, ठीक है। तो अगर कोई पार्टी है उसे मान लो 2% वोट मिला, तो 2% तो 3.25 से कम है, तो ऐसे में इस पार्टी को सीटें नहीं दी जाएंगी। मिनिमम आप लोगों के पास 3.25% वोट होने चाहिए तभी सीटें मिलेंगी, ये पीआर का रूल है, ठीक है। तो इस सिस्टम से क्या होता है, स्मॉलर पार्टीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मान लो कोई छोटी सी पार्टी है, उस पार्टी को सिर्फ 4% वोट मिले तो भी इस पार्टी को सीट मिलेगी, 4% सीट मिलेगी। तो ये पीआर सिस्टम का फायदा है। एंड क्योंकि यहाँ पर एक रूल है कि 3.25 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट होने चाहिए तभी सीट मिलेगी, तो अक्सर यहाँ पर लोग कोएलिशन भी कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज गठबंधन बना लेते हैं ताकि इन लोगों को ज्यादा वोट मिले। तो ऐसा भी होता है पीआर में। चलो अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि पीआर सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पीआर सिस्टम के भी दो वेरिएशन हैं, दो टाइप के होते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि इजराइल और नेदरलैंड में क्या होता है, द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे कंट्री को हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया था ना कि इंडिया में क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो हम पूरे इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। तो इजराइल और नेदरलैंड में ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ इलेक्शन के टाइम पे
पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना यार, इजराइल, नेदरलैंड, इस टाइप से ना हमारे एमसीक्यू बन जाते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना कि यहाँ पे पीआर सिस्टम है। एक और टाइप का पीआर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पर। तो उस टाइप का पीआर सिस्टम अर्जेंटीना और पोर्चुगल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी तो सारा मेथड सेम ही रहता है कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेंगी। पर हाँ, ये दो वेरिएशन होता है कि एक टाइप के पीआर सिस्टम में पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, दूसरे टाइप के पीआर सिस्टम में कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। पर बाकी जो चीजें हैं वो इन जनरल सेम रहती हैं पीआर सिस्टम में। ठीक है, चलो, तो अब तुम लोगों ने एफपीटीपी समझ लिया, पीआर भी समझ लिया। तो क्या हमारे इंडिया में पीआर होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा इंडिया में एफपीटीपी तो होता है। तो इंडिया में कभी कभी कुछ केसेस में हम लोग पीआर सिस्टम को यूज करते हैं, पर हमने पीआर सिस्टम को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है ताकि वो हमारे कंट्री को थोड़ा और सूट करे। तो जब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को करा रहे होते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट, या राज्यसभा या विधान परिषद, तो हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा अलग वर्जन का पीआर सिस्टम यूज करते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया का जो पीआर सिस्टम है वो अभी समझेंगे। कैसे समझेंगे आपको अभी बताया जाएगा कि राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलो, तो राज्यसभा के इलेक्शन को समझते हैं। तो राज्यसभा में जब इलेक्शन होता है ना, तो किसी को जीतने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट से ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए, तभी वो बंदा जीत पाता है। ठीक है, पर वो पर्टिकुलर नंबर कैसे डिसाइड करा जाएगा? ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में जीतने के लिए एक मिनिमम नंबर होता है। अगर उस मिनिमम नंबर से ज्यादा वोट आपको मिल गए तो आप जीत जाओगे। पर उस मिनिमम नंबर को हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, मतलब कितने लोग इलेक्शन में खड़े हैं, +1। ये पूरा सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसके साथ +1 करो, आपको वो मिनिमम नंबर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं मैं आपको, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 राज्यसभा मेंबर्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और मान लो 200 लोग हैं जो इलेक्ट करने वाले हैं, जो वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या बनेगा? 200 लोग वोट दे रहे हैं अपॉन 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, +1। जो आंसर आएगा आपको उसके साथ +1 करना है। तो टोटल आंसर क्या बनेगा? 41 वोट्स। तो मतलब इस केस में अगर एक पर्सन को 41 वोट्स या उससे ज्यादा मिले तो ही वो पर्सन राज्यसभा में इलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम नंबर हुआ। इस मिनिमम नंबर को हमने कैलकुलेट कैसे करा? अपना फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको थोड़ा और समझाती हूँ राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। तो जब राज्यसभा में इलेक्शन हो रहा होता है ना, तो बैलेट पेपर दिया जाता है जो लोग वोट कर रहे हैं उनको, और उस बैलेट पेपर में ना हम लोग अपनी प्रेफरेंस लिखते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। चलो मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ। अब तुम लोग मेरी क्लास में आए हो तो ऑब्वियसली एनिमे के बारे में कुछ तो बात होगी। तो मान लो 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, बोरुतो, गोकू, नारुतो और लूफी। ठीक है, और आपको दिया बैलेट पेपर। तो आप उस बैलेट पेपर में क्या करोगे? आप अपने मर्जी से कुछ भी भर सकते हो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है लूफी, सेकंड प्रेफरेंस है नारुतो, थर्ड प्रेफरेंस है गोकू। तो ऐसे करके प्रेफरेंस को भर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला से जब कैलकुलेट करा तो नंबर 41 आ रहा था, तो अगर मान लो लूफी को 42 वोट्स मिल गए तो लूफी जीत जाएगा। इजी। तो ये तो मतलब बहुत ही इजी सा सर्कमस्टांस हुआ। अब मान लो हम एक ऐसा सिचुएशन उठाते हैं जहां पर हम सबने वोट दे दिया, ठीक है, पर उसके बावजूद कोई भी नहीं जीत रहा। हम सबने वोट दे दिया, मान लो लूफी को भी कुछ मिले हैं, 42 नहीं मिले, 40 वोट्स मिले हैं। मान लो लूफी का ये जो बार है यहीं पे अटक गया।
ठीक है, तो अब हम ऐसे में क्या करें, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सब किसी को तो 42 मिलने चाहिए वोट्स, तभी वो जीत पाएंगे। तो मान लो कोई भी नहीं जीत रहा, तो ऐसे में क्या करा जाता है राज्यसभा के इलेक्शन में, जो पर्सन लास्ट चल रहा है ना उसके वोट को देखा जाता है। ठीक है, तो मान लो कुछ 5 लोगों ने बोरुटो को वोट करा, बोरुटो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, पर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस से तो कुछ काम बन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरुटो के वोट को कैंसिल कर देंगे और जिन भी लोगों ने बोरुटो को वोट दिया उन लोगों के सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे। मान लो उन लोगों का सेकंड प्रेफरेंस क्या है, गोकू है, तो बोरुटो के सारे वोट्स गोकू को चले जाएंगे और गोकू का बार 42 से ऊपर हो जाएगा और गोकू जीत जाएगा। आया समझ? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तुम लोग पहली बार समझ रहे हो ये सारी चीजें इन डिटेल, पर हाँ धीरे धीरे समझ आने लगेगा, टेंशन मत लो। ओके, तो ये हमारा राज्यसभा का पूरा प्रोसीजर होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा मिनिमम वोट होता है। तो अगर एक कैंडिडेट को उस मिनिमम वोट से ज्यादा वोट्स मिल जाए तो वो राज्यसभा के इलेक्शन में जीत जाएंगे। इन केस किसी को भी मिनिमम वोट्स नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में क्या करा जाता है, जो पर्सन लास्ट चल रहा है उनके वोट्स उठाकर सेकंड प्रेफरेंस को दे दिया जाता है। तो जिन्होंने भी बोरुटो को वोट दिया उन सारे लोगों के सेकंड प्रेफरेंस को वोट चला जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये हमारा राज्यसभा का पूरा मेथड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम? इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को क्यों चुना? तो इसका एक आंसर तो ये है कि अभी मैंने तुम्हें राज्यसभा का इलेक्शन समझाया एंड फ्रैंकली तुम लोगों को कुछ तो लगा होगा कि यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा है, सबको ही ऐसा लगता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी लगा कि पीआर सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एफपीटीपी सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है, इंडिया में सबको समझ आ जाएगा। तो एक ये रीजन है जिसके वजह से इंडिया में एफपीटीपी को फॉलो करा जाता है ना? एफपीटीपी कंपैरेटिवली इजी है। क्या है एफपीटीपी में कि जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो जीत गया, इतना सा ही है। तो एफपीटीपी ज्यादा सिंपल है, इसीलिए इंडिया में एफपीटीपी को ज्यादा फॉलो करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एफपीटीपी में और क्या होता है, एफपीटीपी में हम लोग अपने कैंडिडेट को ज्यादा जानते हैं, है ना? जैसे पीआर सिस्टम में क्या होता है, पार्टीज को प्रेफरेंस दी जाती है, पार्टीज का ज्यादा क्रेज होता है। एफपीटीपी के सिस्टम में कैंडिडेट्स का जो इंपॉर्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी दिक्कत है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ सकते हैं, हम उन्हें अकाउंटेबल रख सकते हैं कि यार हमारे यहाँ ये दिक्कत चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, आप प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो एक और चीज क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और रीजन जिसके वजह से हम एफपीटीपी चलाते हैं वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि पीआर सिस्टम जो है ये हमारे कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है, और अगर पीआर सिस्टम से हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी। तो एफपीटीपी में क्या होता है, एफपीटीपी में जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसको जनता थोड़ा ज्यादा पसंद करती है उस पार्टी को थोड़े बोनस वोट मिल जाते हैं, है ना? जैसे वो जो हमने डेटा देखा था ना कांग्रेस वाला, उसमें कांग्रेस को जनता थोड़ा ज्यादा पसंद कर रही थी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिल गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ये बढ़िया सिस्टम है, इससे हमारी पार्लियामेंट, हमारा सिस्टम थोड़ा स्टेबल रहेगा, जिस भी पार्टी को जनता पसंद करती है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा, एक बोनस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और रीजन जिसके वजह से हमने एफपीटीपी चुना वो ये था कि एफपीटीपी के सिस्टम में अलग अलग सोसाइटी के लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक ऐसे एंकरेजमेंट मिलती है कि आप लोग साथ में मिलकर एक पार्टी बनाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इंडिया में पीआर सिस्टम चल रहा होता तो हर एक कम्युनिटी अपनी अलग अलग पार्टी बना लेती। ठीक है, तो मान लो ए कोई कम्युनिटी है, बी कोई कम्युनिटी है, हर एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग पार्टी बना लेते, हर एक पार्टी को कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिलता और हर एक पार्टी को कुछ कुछ सीटें मिल जाती, है ना? पर एफपीटीपी में क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि वो जीत पाए। पीआर सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के हिसाब से अगर हम पीआर सिस्टम को अपने इंडिया में लगाते तो क्या होता,
भेदभाव थोड़ा ज्यादा होने लग जाता, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग ग्रुप्स बनाने लग जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नॉर्मली एफपीटीपी में पता है क्या होता है, एफपीटीपी जिन भी कंट्रीज में होता है वहां पर एक कोई पार्टी होती है जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कभी कभी एफपीटीपी में होता है कि कंपटीशन दो पार्टीज के बीच में ही चलता रहता है। जैसे स्टार्टिंग में तो हमारे इंडिया में कांग्रेस मचा रही थी, बाद में फिर हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टीज आने लगी। पर इंडिया में एफपीटीपी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा है। हमने देखा है कि इंडिया में जो स्मॉलर पार्टीज हैं वो भी एफपीटीपी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग कोएलेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो अभी तुम लोग पढ़ोगे 12th में जाकर इन डिटेल कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में कोएलेशन का भी ट्रेंड आने लग गया। तो इस वजह से भी एफपीटीपी हमें सूट करता है, क्योंकि एफपीटीपी में धीरे धीरे हमारे कंट्री में कोएलेशन का भी सिस्टम आने लग गया। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मतलब अलग फीचर ये है कि हमने एफपीटीपी रखा, उसके बावजूद हमारे पास काफी सारे कोएलेशंस हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बताओ इंडिया में एफपीटीपी क्यों है, पीआर क्यों नहीं है, तो आपको अभी मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। बाकी थोड़ा और हमारा चैप्टर बचा है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये तो रिकॉर्डेड सेशन था। अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, जिनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, और कोड है आपका अनुष्या, ANUSHY। इसके अलावा आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर बैच चाहिए ह्यूमैनिटीज के लिए, तो हम लोगों ने वो भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11th का एक लिंक दिखेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अगेन आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, मेरा नाम ही काफी है। तो कोड है आपका अनुष्या, जिसके थ्रू आपको अनअकैडमी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर भी जुड़ सकते हो। तो क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम पर देते हैं। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगी। तो अगेन टेलीग्राम का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। सबको बताओ यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की भी क्लासेस होती हैं। चलो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।